चौधरी साहब, आप तो झंग के हल्का PP 126 से उम्मीदवार भी थे, तो आप समझते हैं कि टिकट मेरिट पे दिया गया था? अभी उस लेवल पे हमें उतनी बड़ी कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रही। भी लगाया कि खान साहब टिकटें शायद सेल कर रहे थे। ऐसा हमें नहीं मिला। लोग इतने प्यार से मिलते हैं, शायद हमारे अपने मुल्क में मिले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज जो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुश्ताक साहब। जी हाँ, मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग फ़रार हुए और कुछ अभी भी हो रहे हैं। जब मुश्किल हालात आए हैं लोग फ़रार हो रहे हैं, लेकिन झंग की अगर मैं बात करूं तो चौधरी मुश्ताक साहब हमें मैदान में नज़र आए जब इमरान खान साहब को पकड़ा गया और उनके बाद कोई बंदा झंग से निकलने के लिए तैयार नहीं था। तो एक शख्सियत ऐसी थी जो अपने चंद कारकुनों के साथ, चंद वकला के साथ सामने आया और उन्होंने बाकायदा तौर पर झंग में एहतजाज किया। चौधरी मुश्ताक साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और बहुत सी आज सच्ची खरी बातें इनसे हम सुनेंगे। चौधरी साहब, आप तो झंग के हल्का PP 126 से उम्मीदवार भी थे। आपके ख्याल में टिकट आपकी पॉकेट में थी, तो वो टिकट कहाँ गई? जब टिकट देने की बारी आई तो आपका नाम ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदनान नूर, आपने मुझे मौका दिया है, मैं लोगों के साथ आपके तवज्जुह से बात कर सकता हूँ। देखिए, जो टिकट था लास्ट ईयर में, एक साल में गालबन 9 दफ़ा मेरी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। तो मुझे तो ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, मुझे लेजिस्लेटर्स की ज़रूरत है, मुझे असम्बली में वकला की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लेजिस्लेटर्स आएँ, ऐसे लोग आएँ मेरी असम्बली में जो बेहतर कानून साजी करने में मुझे हेल्पफुल हो। तो हमने तो उनके कहने पे ये इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया था। जी। और बाद में जब उनका फ़ैसला आया कि उन्होंने टिकट शेख याकूब को दिया, तो हमने तो उसको भी एक्सेप्ट किया कि जो पार्टी का फ़ैसला है हम उसके साथ हैं। क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिकट कोई पार्टी में नहीं आया था, और ना ही मेरी ये मंजिल, ये डेस्टिनेशन थी। तो जो उस वक्त पार्टी ने बेहतर फैसला समझा। अच्छा, क्या वो मेरिट पे था आपके ख्याल में? बैरिस्टर साहब भी तो एक झंग में उम्मीदवार थे और डॉक्टर अबुल हसन अंसारी साहब के साहबजादे, तो आप समझते हैं कि टिकट मेरिट पे दिया गया था? देखें, जब आप खुद कैंडिडेट हो ना किसी भी जगह, जी, तो आप एक न्यूट्रल राय तो कायम कर नहीं सकते। जी। मेरे ख्याल में तो मैं अपने आप को जब प्रेजेंट कर रहा था, तो मैं तो यही समझता हूँ कि मुझसे बेहतर मेरिट किसी का नहीं था। बैरिस्टर साहब भी नो डाउट बहुत, उनके वालिद साहब और उनकी बड़ी एफर्ट्स थी, बड़ी उसमें PTI के लिए बहुत भरपूर उनके रोल रहा है। जी। तो उनका भी एक अपना मेरिट था। मैंने बीइंग ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल क्राइसिस में मैं खान साहब के पास मैं गया हूँ। पिछले साल 1 साल हुआ है, 25 मई को जब वाक़यात हुए, जब उस वक़्त की हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, लाकानूनियत की, तो पंजाब बार काउंसिल में मैंने सबसे पहले स्पीच की। मैंने अपने हाउस में ये कहा कि हम वकला जो हैं कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हर उस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, उसका हिस्सा हैं और उसका हिस्सा होंगे। तो हमें इस वक्त निकलना चाहिए, और हमने उस वक्त इमरान खान को सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें खान साहब पे बहुत से इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। जैसे टिकटें तकसीम हुई, जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए कि खान साहब टिकटें शायद सेल कर रहे थे। तो आपके ख्याल में क्या कोई ऐसी बात थी, या ये इसी तरह ही है कि हवाई खबरें थी? मैं चूँकि बड़ा क्लोज़ रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू भी हुआ खान साहब के साथ टिकट्स के हवाले में। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि खान साहब ने अपने तौर पर अपनी पार्टी के लीडर्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए, जो उनके उस जोन्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनके जो पार्लिमानी बोर्ड्स थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले किए। मैं नहीं समझता, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक एब्सोल्युटली कहीं पे भी कोई पैसा या कोई स्पेशल और कंसिडरेशन नहीं हो। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ पार्टी के दोस्तों ने अपने फेवरेट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्टेबल है, तो खान साहब ने उसको कंसीडर किया है। जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस पोजीशन पे पार्टी थी और है, इसमें इलेक्टेबल की बजाय ज़्यादा कंसिडरेशन जो है वो सच्चे और खरे कारकुन की होनी चाहिए।
अच्छा, जो कारकुन इस मुश्किल वक्त में, आप खान साहब पे या पीटीआई पे कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है और लग भी रहा है, तो इसमें जो छोड़ के जा रहे हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं समझता हूँ लोग कह रहे हैं ना छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी के साथ बुरा हो रहा है, सवाल का वक्त है, इसमें प्रॉब्लम्स है। मैं समझता हूँ शायद हर कोई क्राइसिस जब होता है, हर कोई जब मसाइल्स होते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो ये एक पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह ताला प्रोवाइड कर रहा है कि उनको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कौन पार्टी के सही लोग हैं, कौन पार्टी का एसेट्स हैं, कौन पार्टी का सरमाया है। तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है कि पार्टी की छांटी भी अपने तरीके से हो जाए। तासुर ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं उन पर तासुर ये आ रहा है कि जो पब्लिक की नज़र में है कि इन पे कोई दबाव है। तो आप वकील भी अच्छे हैं, तो आप से पूछते हैं कि क्या वाकई कोई दबाव है जिसका नतीजा ये है कि आए रोज़ कोई ना कोई पीटीआई छोड़ रहा है? दबाव तो डेफिनेटली होता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये हमेशा से रहा और अब भी है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस दबाव को फेस करना चाहिए, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हम पे इस वक्त दबाव नहीं होगा? लेकिन हमने कहा है कि हम पार्टी के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम मैं यही बात कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मुझे वहाँ से कोई मफादात चाहिए। मैं इसलिए वहाँ हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, वो कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा है, वो आइन की पासदारी की बात कर रहा है। अभी आप देखें प्रोविंशियल असम्बली डिज़ाल्व हुई हैं जी, उसमें बड़ी बहस हुई है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के आइन में 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं। ये ज़रूर कह रहे हैं कि उसमें 100 वोटों क्यों लिया गया। ये ज़रूर कह रहे हैं जजेस फेवर कर रहे हैं। भाई आप मुझे इसका अल्टरनेटिव फैसला तो बताएं। आपका आइन है, आइन में एक चीज़ बड़ी क्लियर लिखी है कि असम्बली डिज़ाल्व करने की कोई शराइत नहीं है। असम्बली डिज़ाल्व एट एनी टाइम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। और आइन ये कहता है कि जब भी वो डिज़ाल्व होंगी तो उसके 90 डेज़ में इलेक्शन होने। अब कहीं पे भी ये कोई नहीं कह रहा कि आइन में ऐसा नहीं है। तो फिर अदलिया और क्या फैसले करे, और यही डिमांड खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, अदलिया पे भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ अदलिया ही है। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। बीइंग मैं एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी जिनको हमने लीडर बनाया है, पाकिस्तान बार काउंसिल के दोस्त हैं और बहुत से दोस्त हैं, वो मुझे एक बात बता दें कि 90 डेज़ के अलावा आइन में कोई और ऑप्शन मौजूद है। और ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में पहले हमारे जब से हमने होश संभाली, जब अपने आप को देखना शुरू किया, तो 2 मार्शल लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे। एक जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ और एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, आइन तोड़ा, 73 का आइन तोड़ा। जब आइन तोड़ा तो उसके बाद जो असम्बली, कौमी असम्बली बनी 1985 में, उस असम्बली से उसने वन टाइम इस्तिस्ना लिया, वरना उस पर गद्दारी आर्टिकल 6 का लागू होना था और सज़ाए मौत थी उसकी सज़ा। तो उसने आने वाली असम्बली से, जो उसके बाद असम्बली आई, उससे पास्ट में आइनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से, ये जितने बिल पास कर रहे हैं मेरे भाई आजकल, ये बिल पास करने से क्या होगा? आप आइन को तो नहीं बदल सकते। तो आइनी तरमीम के ज़रिए इस्तिस्ना लिया। परवेज़ मुशर्रफ ने जब हुकूमत कायम की, जब उसकी असम्बली बनी, तो उसने भी वन टाइम इस्तिस्ना लिया कि मेरी ज़ात को इस जो मैंने आइन तोड़ा मुझ पे ये शिक लागू नहीं होगी, और जबकि बाकियों के लिए बाद में वैसे ही होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे भाई जो इस वक्त आइन को बिल्कुल ख़त्म किए बैठे हुए हैं, कहते हैं आइन की परवाह नहीं है, 90 डेज़ में हमने इलेक्शन नहीं करवाने, ओपनली बयान दिए हैं, ओपनली असम्बलीज में बिल पास करवा दिए हैं। बिल और आइन आपस में कैसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं? आइन सुपीरियर है, तो कल को ये आर्टिकल 6 से कैसे बचेंगे? यानी इन पे भी ये लग सकता है आर्टिकल 6? लग सकता नहीं है। अगर आपकी हुकूमत आ गई तो बीइंग एडवोकेट, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा। कोई भी हुकूमत हो, आइन ने अपना रास्ता लेना है। आइन ने ये पूछना है कि आइन को कैसे तोड़ा गया है, आइन पे कैसे अमल दरामद नहीं हुआ, और ये आइन के आर्टिकल 6 के नीचे आएंगे, आज नहीं तो कल। ये वरना
तो इस आइन बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। अच्छा, अब जो सूरत हाल हुई है, इसी आइन को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए, जैसे वो अब पिछले दिनों हमले हुए हैं, कोई कोर कमांडर हाउस पे हुआ है, लाहौर में हालात ख़राब हुए हैं, फैसलाबाद में हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये तंजीम ही गलत है, कलअदम तंजीम इसे करना चाह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे लोगों जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की जो एसेट थे उन्हें, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के एसेट्स को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। मैं इस बात की कतई तईद नहीं करूंगा। हमने जंग में भी प्रोटेस्ट किया और 100% पूरा अमन किया। हमने यहाँ पे किसी को भी एक गमला भी टूटने नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक ये बात है, मुझे बताएं, इसमें मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि ये किस पार्टी के लोग थे, ये कहाँ से लोग आए थे, ये गवर्नमेंट के थे, ये इंतज़ामिया के थे, ये अदारों के इसमें अंदर आए हुए थे, ये एक अलहदा बहस है। जब बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत हुई तो पाकिस्तान में खरबों रुपयों के नुकसान हुए। आपकी रेलवे लाइन और रेलवे ट्रैक और रेलवे का सिस्टम कई माह काम नहीं कर सका। कायदे आज़म की ज़ियारत में रेजिडेंसी को जलाया गया। यहाँ बहुत से वाक़यात हुए, बहुत से औकात। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों में अगर कोई गम और गुस्सा होता है, वो गलत कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पार्टीज बंद हो जाती। अच्छा, क्या वो पीटीआई के वर्कर थे जो लोग ये कर रहे थे? पहली बात तो ये कि क्या आप उन्हें अपना वर्कर तस्लीम करते हैं? मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि मैं उस बहस में अभी नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से, कि वो कौन थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग पीटीआई के जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो अंदर गए या जिस वाक़यात पे जाकर ये वाक़यात हुए, वहाँ पे इनिशिएट किसने किया, उनको इंस्टिगेट किसने किया, ये अभी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इन चीज़ों के फ्री एंड फेयर इसका कमीशन बनना चाहिए, और उसमें अगर कोई ज़िम्मेदार आते हैं तो डेफिनेटली कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कि एक ऐसे बहाने बनाकर या ऐसे कहा जाए कि ये जी पार्टी का है, तो पहली बात ये पार्टी का इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे हमने अपनी आंखों से देखा। इससे ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट किया है, और उन लोगों, सब लोगों को इवन आपके कानून ने, आपकी चीज़ों ने उनको माफ़ भी किया। अच्छा, ये एक तो हकीकत ही है ना। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग उड़ रहे हैं ना, ऐसे पार्टी छोड़ रहे हैं। आपकी जंग की सियासत पर बड़ी नज़र है, आप खुद भी सियासत में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है जंग से भी? आपने माइक इसका चलाना है, मैंने बोलना होता है यार। कोई भी ऐसी बात करूं तो वो मुनासिब नहीं है। लोग भी देख रहे हैं, और सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं वो तो माशरे की आँख और कान होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, और आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, तो पार्टी भी देख रही है। जब ये 9 मई को वाक़या हुआ, उसके बाद 12 मई के बाद इसके असरात आने शुरू हुए, तो शायद कुछ दोस्त 8, 9, 10, 11 मई को ही नज़र नहीं आया, जब ये वाक़यात हुए भी नहीं थे। और उसके बाद भी तो पार्टी की डेफिनेटली ऑब्जर्वेशंस हैं और होंगी, और वो देखेगी, और आने वाला वक्त मज़ीद बता देगा कि लोगों की क्या इंटरेस्ट हैं, लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं आने इन सियासी लोगों की, और वो क्या चाह रहे हैं, और वो पार्टी उनके साथ क्या कर रही है, ये भी नज़र आए। चौधरी साहब से बहुत सी बातें करनी है हमने, लेकिन आज एक सरप्राइज़ भी है कि चौधरी मुश्ताक साहब की जो सालगिरह है ये आज हमारे इसी सेट पर होगी। ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से खूबसूरत सा एक बेहतरीन केक भेजा गया है इनकी सालगिरह के लिए। केक काटते हैं और फिर वापस आते हैं चौधरी साहब से सच्ची और खरी बातों के साथ। लें जी, आज चौधरी मुश्ताक साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है हमारे इसी सेट पैराडाइज सिटी में। ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से ये केक था। चौधरी साहब जन्मदिन मुबारक हो। और ये ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से भी, पैराडाइज सिटी और हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ की जानिब से भी आपको थैंक यू। अच्छा, ख्वाजा स्वीट्स वालों का पहले सोन हलवा भी बड़ा मशहूर है जी, लेकिन इन्होंने ये जो केक में इतनी वैरायटी दे दी है कि अब इनके केक भी इतने मशहूर हो चुके हुए हैं कि ये झंग में वाकई एक नुमाया। आपका ख्वाजा स्वीट्स के बारे में क्या राय है? ख्वाजा स्वीट्स पाकिस्तान में एक बड़ा वेल नोन, मैं समझता हूँ, ब्रांड है। ख़ास तौर पर ये वो सोन हलवे के उसमें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, और वैसे भी ओवरऑल इनकी बहुत बड़ी वैरायटी है और बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। और ये देखिए मार्केटिंग भी, और साथ इनके ये जो केक से शुरू किया, क्वालिटी भी, नाम भी, और झंग की एक पहचान बनी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास इससे बेहतर कोई ऐसा अभी है नहीं।
बेहतर में से एक ये। जी जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद अदनान नूर और चौधरी मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं। इनकी अभी हमने जो है ना सालगिरह को सेलिब्रेट किया है ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से। आज ये जो सेट है ये पैराडाइज सिटी में है, तो पैराडाइज सिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि झंग में ये एक सोसाइटी है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पैराडाइज सिटी मैं समझता हूँ उसने जंग में एक बहुत अच्छी एडिशन की है और ये इसकी डेवलपमेंट और माहौल बहुत ही अच्छा है और लोगों ने यहाँ इसको बहुत जल्द बहुत थोड़े टाइम में आबाद कर लिया। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है इस बनाने वालों को। जंग शहर में एक अच्छा इजाफा मैं इसको कहता हूँ। बिजनेस अपनी जगह पे जी जी, लेकिन शायद ऐसी अच्छी कुछ सोसाइटी और ना हो जितना अच्छा ये बिल्कुल एक प्रॉपर मुकम्मल सोसाइटी है और शहर की जो एलीट क्लास है उसने यहाँ आना शुरू कर दिया और बड़े अच्छी यहाँ एक मुकम्मल सोसाइटी से कहा जाता है। चौधरी साहब, बातें हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और तासुर ये जा रहा है जिस बंदे से बात करें, क्योंकि साफ़ी हैं तो लोगों से बातें होती हैं, तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि पीटीआई को क्रैश किया जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त इस सूरत हाल में कि इसे बिल्कुल क्रैश करने जा रहे हैं? देखें अदनान, जो लोगों की आवाज़ है, लोगों का जो दिल में जो बात है, वो आप किसी को क्रैश करके नहीं ख़त्म कर सकते। मैं स्टूडेंट था, ये बात है कोई 80s की, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और उस वक़्त MRD और ARD की तहरीकें थी और मार्शल लॉ था मुल्क में और लोगों को कोड़े मारे गए थे। लोगों को कोड़ों से लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को क्रैश करके ख़त्म नहीं कर सकते। भुट्टो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, लेकिन उस वक्त भी वो बेनज़ीर बहुत ज़्यादा वेलकम के साथ आए। इवन मैं उस वक्त PSF का प्रेसिडेंट था अपने कॉलेज का, अच्छा। फैसलाबाद। इवन उस वक्त भी लोगों में इतना जोश खरोश मैंने नहीं देखा कि खान साहब ने जब भी कोई जलसे की कॉल दी है, कोई कैंडिडेट लोगों को लेकर जलसे में नहीं गया। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग खुद पहुंच रहे हैं। इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये लोगों के अंदर से ये बातें कैसे ख़त्म हो सकती हैं? जो मर्जी करते रहे, ऊपर से जिन लोगों को इधर उधर करते रहे, लेकिन जो बुनियाद बन चुकी है उसे नहीं ख़त्म उसे किया नहीं कर सकते और जो इधर उधर होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। चौधरी साहब, ये झंग की बात करें तो झंग में फिर वकला और डॉक्टर का भी इशू बना और मामला अगरचे हल हो चुके हैं, लेकिन ये बनते क्यों हैं इशू? कल परसों ये जो इशू बना है इसमें तो फिर मामला थे, वकील और डॉक्टर दो इदारे आमने सामने थे। देखिए, मुआशरे में ऐसा होता रहता है, हमें बर्दाश्त सीखना चाहिए। मैं रोटरी इंटरनेशनल का गवर्नर था 2018-19 में, तो मेरी बाहर भी ट्रेनिंग हुई। मैं अमेरिका में गया और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में गया। तो जब मैं गवर्नर था तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर से UK और कनाडा और अमेरिका से आए थे विजिटर्स। तो जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपको जो आप पाकिस्तान आने से पहले आपके जहन में पाकिस्तान के बारे में आइडिया था वो कैसा था, और अब आप वापस जा रहे हैं तो कैसा है, हाउ यू फील? तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत डिफरेंस है। हमें डराया गया था, हम जेल में एक बहुत बड़ा खौफ लेकर आए थे कि पाकिस्तान में ये है वो है, ऐसा हमें नहीं मिला। लोग इतने प्यार से मिलते हैं, शायद हमारे अपने मुल्क में मिले, लेकिन यहाँ पे दहशतगर्दी है, टेररिज्म है। तो मैंने उनसे कहा कि कैसा टेररिज्म? उन्होंने कहा वो टेररिज्म नहीं है, ये ट्रैफिक टेररिज्म है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई बंदा क्यू में नहीं है, रश इससे भी बड़े हैं दुनिया में। उन्होंने कहा कोई एक बंदा क्यू में नहीं है, किसी में टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसके ऊपर से गुजर के जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मैं समझती हूँ ये टेररिज्म है। उस डेलीगेशन ने मुझे, और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि हमें बर्दाश्त अपने आप में होनी चाहिए। एज ए सोसाइटी हम एक दूसरे को टॉलरेट करें, उसकी बात सुने समझें एक दूसरे की, तो फिर शायद ये तसादम ना हो। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देने की, और ये पढ़ी लिखी सोसाइटी और दोनों को मेरा ख्याल है इसमें चाहिए था, डॉक्टर भी इधर से वकील भी। मैं कहता हूँ पूरी सोसाइटी को चाहिए कि वो टॉलरेंस लाएं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये क्यू वाली बात जो है इस पे एक प्रोजेक्ट चलाऊँ। प्लीज़ बी पेशेंस, बी वेट फॉर योर टर्न। हमें ऐसे लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत है, तो शायद फिर ऐसे वाक़यात ना हो।
अच्छा सर, एक तासुर क्या हकीकत भी है कि सीएम पंजाब का ताल्लुक झंग से है और इस हवाले से झंग वालों को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। झंग वालों की ख्वाहिशात भी जो बड़े अरसे से दबी हुई थी, अब वो समझते हैं कि ये पूरी होने जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि झंग में कोई तब्दीली होगी सीएम पंजाब के आने की वजह से? देखिए, लोगों की उम्मीदें तो बहुत बनी थी जी जी। और लोग ये समझते थे और समझते भी हैं शायद कि सीएम पंजाब का चूँकि झंग से किसी न किसी हवाले से ताल्लुक़ है, जी जी। और उन्होंने मौजूदा डिप्टी कमिश्नर भी लोग ये कह रहे हैं कि उनको स्पेशल टास्क देकर भेजा है कि झंग को चेंज किया जाए। अभी उस लेवल पे हमें उतनी बड़ी कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। ये एक सड़क जो पिछले डिप्टी कमिश्नर्स ने पर्टिकुलरली कोशिश की, एफर्ट्स की, गोजरा से झंग ये बाईपास हमारे मोटरवे तक ये बननी शुरू हुई, ये लास्ट टेन्योर में जो पिछले डिप्टी कमिश्नर थे। अब ये स्लो है, मैं नहीं समझता ये क्यों स्लो है। इसको अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे अंदाज के साथ बहुत जल्द तकमील होना चाहिए। शहर की सड़कें बिल्कुल नाकारा हैं, सीवरेज इंतहाई बुरी हालत में ख़त्म हो चुका है, बारिश हो जाए लोग गुजर नहीं सकते। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको मैं समझता हूँ कि मौजूदा डिप्टी कमिश्नर को ख़ास तौर पर इस वज़ीर आला का कोई बेनिफिट अगर झंग के लिए लिया जा सकता है, इस वक्त वो लीगली वज़ीर आला नहीं है, वो अपना टेन्योर गुजार चुके हैं जो उनको मिला था। लेकिन झंग को अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो उसका ज़रूर हो कि यहाँ कोई डेवलपमेंट हो सकती है, तो हम समझेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया और हमने भी सच्ची और खरी बातें चौधरी साहब से पूछने की मुकम्मल कोशिश की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।